नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट जारी है। आज पहली बार ऐसा हुआ जब डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पर बंद हुआ। इससे पहले दिन में रुपए ने 80 के निशान को छुआ तो था, लेकिन दिन के अंत में 80 के नीचे बंद होता था। दिन की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 79.91 पर खुला और दिन में ये 79.89 से 80.05 तक कारोबार करता रहा और अंत में रुपया दिन के निचले स्तर 80.05 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन बंद के मुकाबले 13 पैसे की गिरावट है। मालूम हो कि मंगलवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 79 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ था, यानी एक डॉलर की कीमत 79 रुपये 92 पैसे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी बीसीसीआई के उस कदम का विरोध कर रहे हैं जिसके अनुसार बीसीसीआई अपने अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह और अन्य पदाधिकारियों का कूलिंग ऑफ पीरियड बढ़ाने की मांग कर रहा है। कूलिंग ऑफ पीरियड से मतलब है कि एक बार कार्यकाल खत्म होने के बाद दूसरी बार नियुक्त होने के बीच का समय। आगे की खबर बताऊं उससे पहले ये जान लें कि बीसीसीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित संविधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी बीसीसीआई या राज्य क्रिकेट संघ दोनों में मिलाकर लगातार 6 साल पदाधिकारी यानी कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर रहता है तो उसे 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना होगा, यानी 3 साल तक उसकी फिर से नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन बीसीसीआई अब इसमें बदलाव चाहता है जिससे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह को फायदा होगा। इसके लिए उसने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब उसमें जल्दी सुनवाई के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जिस संविधान को मंजूरी दी थी उसे बदलना सही नहीं और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी थी, लेकिन बीसीसीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुनवाई स्थगित करने की मांग के बाद सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले में खुद को पक्ष बनाने की स्वीकृति लेने के लिए आज पेश हुए। वहीं बिहार क्रिकेट संघ की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पदाधिकारी अपने कार्यकाल को जारी रखे हुए हैं, जबकि तकनीकी रूप से उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कल एक दिन में कुछ नहीं होगा, जल्दी क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी तमाम बातों को सामने रखा और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं और इससे उनका ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान हो रहा है। खटीक ने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा कि जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही उन्हें किसी बैठक की सूचना दी जाती है। विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये सूचना भी अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि वो दलित जाति के मंत्री हैं, इसलिए इस विभाग में उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। बता दें, जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी राज्य सरकार से नाराज हैं और उनके दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की चर्चा है। योगी सरकार से दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसे भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी निशाना साधते हुए कहा कि दिनेश खटीक ने कहा है कि दलित होने के कारण उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। बीजेपी शासित सभी राज्यों में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ यूपी पुलिस के द्वारा दर्ज की गई सभी 6 एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने काफ़ी देर तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने की ताकत का संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अदालत ने तिहाड़ जेल के अफसरों को आदेश दिया कि जुबैर को बुधवार शाम 6 बजे से पहले रिहा कर दिया जाए। अदालत का यह मत था कि जुबैर को अब और ज़्यादा हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक जांच की गई है, उन्हें उनकी व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित रहने का कोई कारण नहीं दिखता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज एफआईआर को क्लब करने का आदेश दिया और कहा ये सभी मामले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को देखने चाहिए। इसके साथ ही यूपी सरकार द्वारा जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को भंग कर दिया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जुबैर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने के लिए आज़ाद होंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा दर्ज की गई सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर किए जाने का निर्देश भविष्य में जुबैर के ट्वीट को लेकर दर्ज होने वाली सभी एफआईआर पर भी लागू होगा। अदालत ने कहा कि भविष्य में दर्ज होने वाली सभी एफआईआर में भी जुबैर जमानत के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की जमानत में इस शर्त को लगाने से भी इनकार किया कि जुबैर दोबारा ट्वीट नहीं करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा कि अदालत ये नहीं कह सकती कि जुबैर फिर से ट्वीट नहीं करेंगे। ये वैसा ही होगा जैसे एक वकील से कहा जाए कि वो आप बहस नहीं कर सकते। हम किसी पत्रकार से कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं लिखेंगे, और अगर कोई ट्वीट कानून के खिलाफ होगा तो वो उसके लिए खुद जवाबदेह होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा आदेश कैसे पास किया जा सकता है कि कोई शख्स बोलेगा ही नहीं। बता दें कि जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस अलग अलग जगह दर्ज किया गया। वहीं यूपी सरकार ने कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा कि जुबैर पत्रकार नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि फैक्ट चेकिंग की आड़ में जुबैर ने भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा दिया और उन्हें उनके ट्वीट के लिए पैसा मिलता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा यह बात जुबैर ने स्वीकार की है कि वो जितने दुर्भावनापूर्ण ट्वीट करते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा उन्हें मिलता है। उन्होंने कहा कि जुबैर को 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों के दूसरे चरण में भी शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। मुरैना, रीवा और कटनी सीटों पर महापौर का चुनाव बीजेपी हार गई है। दंगाग्रस्त खरगोन में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और राजगढ़ में आप ने खाता खोला है। उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती के दूसरे और अंतिम चरण में 5 नगर निगमों में पड़े वोटों की गिनती आज की गई। 5 निगमों के जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए बेहद उत्साहजनक रहे हैं। कांग्रेस ने मुरैना और रीवा सीट को जीत लिया, जबकि कटनी में बीजेपी की बागी उम्मीदवार ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों को परास्त करने में सफलता पाई। मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों में मुरैना सीट के परिणाम पर सभी की नजर थी, लेकिन ये कांग्रेस के हाथों में आ गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से ही सांसद हैं। इस सीट को बीजेपी हार गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तोमर की सीट पर पूरा जोर लगाया था, मगर सफलता नहीं मिल सकी। रीवा सीट को बीजेपी 22 सालों के बाद हारी है। इस क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा है। विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम इसी क्षेत्र से आते हैं। इनके अलावा भी कई बड़े नेता इसी क्षेत्र से आते हैं। सबने मिलकर जोर लगाया। मुख्यमंत्री चौहान ने भी पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। बता दें कि साल 2015 के चुनावों में बीजेपी ने सभी 16 नगर निगमों में महापौर सीटों को जीता था। इस बार उसे 7 सीट ही मिल पाई हैं। बुधवार को एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा को पहले दिन में 2 बजे, फिर 4 बजे और अंत में जब 4 बजे कार्रवाई शुरू होने पर भी हंगामा हुआ तो सदन को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने महंगाई सहित कई मुद्दों पर नारेबाजी की। इससे पहले महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से रखी गई तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 अगस्त तय की है। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि जरूरत पड़ने पर कुछ मुद्दों को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर एक याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। ठाकरे गुट की याचिका में विधानसभा स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट कराए जाने को भी चुनौती दी गई है। ठाकरे गुट की ओर से दायर एक अन्य याचिका में कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाना पूरी तरह गैरकानूनी था, क्योंकि इसमें वो 16 विधायक भी शामिल थे जो अयोग्यता के नोटिस का सामना कर रहे हैं।
शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने उद्धव ठाकरे को लेकर तर्क दिया कि क्या हम ऐसी निराशाजनक स्थिति में हैं कि एक आदमी जो अपने समर्थन के लिए 20 विधायकों को भी नहीं जुटा सकता है, उसे अदालतों द्वारा सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए। साल्वे ने कहा कि शिंदे खेमे के विधायकों को पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अधिकार है। पार्टी के भीतर आवाज उठाना दल बदल या अयोग्यता का आधार नहीं है। वहीं ठाकरे कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि शिंदे खेमे के विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया और उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल को उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लंबित थी। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव अमान्य है, क्योंकि जिन विधायकों ने उन्हें वोट दिया था उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर बार 7 से 8 विधायक छीन लिए जाएंगे और फिर लोगों की इच्छा का क्या होगा जिन्होंने विधायकों को चुना। लोगों को दल बदल करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 संदिग्धों को आज मार गिराया गया। दोनों पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। पहले जगरूप सिंह रूपा नाम के गैंगस्टर को आज अमृतसर के पास पुलिस के साथ जारी मुठभेड़ में मारा गया। उसके बाद एक दूसरा संदिग्ध मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुस्सा भी मारा गया। कुस्सा की लगातार फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। फायरिंग में एक समाचार चैनल का कैमरा पर्सन भी घायल हुआ, उसके दाहिने पैर में गोली लगी। बता दें कि अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर भकना गांव में मुठभेड़ दोपहर में शुरू हुई, जब पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दोनों लोगों का पीछा कर रही थी। वे उन 3 शूटरों में शामिल थे जो अभी भी फरार थे। इनमें से दीपक मुंडी का अभी तक पता नहीं चल पाया है, बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में कम से कम 8 शूटर शामिल बताए गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में मतदान हुआ और इसमें सबसे ज्यादा वोट विक्रमसिंघे को मिले हैं। रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी दलस अलापेरुमा को 82 वोट मिले हैं। इस पद की रेस में 3 उम्मीदवार थे। 73 साल के विक्रमसिंघे को गोटाबया राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना यानी कि SLPP का समर्थन था। 225 सदस्यीय संसद में SLPP सबसे बड़ा दल है। राष्ट्रपति के चुनाव में 223 सांसदों ने वोट डाला, 4 वोटों को निरस्त कर दिया गया। इस तरह कुल 219 वोट पड़े। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत को एक बार फिर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि हमने देखा है कि बेबुनियाद और पूरी तरह से अटकलों से भरी मीडिया रिपोर्ट भारत को लेकर चलाई जा रही हैं। श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया को भारत किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। भारत श्रीलंका के लोगों, वहां के लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के साथ है। भारत किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। बता दें, इससे पहले जब पूर्व राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे देश छोड़कर भागे थे, तब भी रिपोर्ट्स आई थी कि भारत ने उनको निकालने में मदद की है। उस वक्त भी भारत ने ऐसी रिपोर्ट्स का खंडन किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।